सभी दर्शकों को गुड मॉर्निंग। मैं शिवम उत्तर प्रदेश के भावी अध्यापकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम लोग पर्यावरण पढ़ रहे हैं और आज हम लोग का लेक्चर 7 है। आज इसमें हम लोग करेंगे सजीव। सजीव क्या होता है उसको अंग्रेजी में बोलते हैं लाइफ। सजीव क्या होता है, निर्जीव क्या होता है, सभी का हम डिटेल में अध्ययन करने वाले हैं उसका। और हम ये आज करेंगे कि सजीव अपना भोजन कैसे बनाते हैं, क्या सजीव श्वसन करते हैं, सजीवों में उत्सर्जन कैसे होता है, सजीव उद्दीपन व अनुक्रिया कैसे करते हैं, सजीवों में क्या इंद्रियां पाई जाती हैं या नहीं पाई जाती हैं, सजीव गतिज होते हैं या स्थितिज होते हैं, सजीव में प्रजनन कैसे होता है, सजीवों में वृद्धि कैसी होती है, उनका विकास कैसे होता है, उनकी मृत्यु कैसे होती है। और विगत वर्षों में हम जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूपी टेट में यहाँ से बने हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे तथा कुछ अभ्यास प्रश्न आपको बताएंगे कि क्या ऐसे प्रश्न हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो सभी लोग जुड़ जाइए। यूपी टेट के सभी व्यूअर्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग भविष्य में एक शिक्षक बनने जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं सजीव क्या होता है। सजीव आपका होता है दो शब्दों से मिलकर बना है। इसकी परिभाषा जो है वो है सा प्लस जीव। सा मीन्स होता है साथ में और जीव मीन्स होता है जीवन, मतलब जिसके साथ में जीवन जुड़ा हो वह सजीव होता है। मतलब जो श्वसन कर सके, ठीक है, जो चल सके, जो जो सांस ले सके, जो प्रजनन कर सके, जो कोई चीज़ खा सके, कोई उत्सर्जन अपने मलमूत्र का कर सके, ऐसे सभी जो है हमारे क्या होते हैं वो सजीव कहलाते हैं। वहीं हम बात करते हैं निर्जीव क्या होता है। ठीक है, निर्जीव दो शब्दों से मिलकर बना है निर्धन जीव। निर प्लस जीव मतलब ऐसे ऐसे वस्तु जिसमें जान नहीं होती है, बिना जान के होते हैं, वह निर्जीव कहलाते हैं। जैसे आपका कुर्सी हो गया, मेज हो गया, लकड़ी के कोई सामान हो गया, बेड हो गया, रजाई हो गया, गद्दा हो गया, ऐसे सभी चीज़ें इनमें जान नहीं होती है। अगर वहीं हम बात करते हैं कि बेड और सोफा बनने से पहले जब वह लकड़ी होती हैं, तब जब पेड़ में हरे पौधे होते हैं तब वह सजीव होते हैं। क्यों सजीव होते हैं, कैसे पहचानेंगे आप सजीव होते हैं? क्योंकि वो प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अंदर एब्जॉर्ब करते हैं और वहीं ऑक्सीजन को बाहर छोड़ते हैं, जो कि मनुष्य उसको ग्रहण करते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर कोई भी सजीव वही कहलाएगा जो अपना भोजन बनाता हो या फिर भोजन खाता हो, श्वसन करता हो, प्रजनन करता हो, गतिज में अवस्था में हो, ठीक है, उनमें वृद्धि होती हो, उनकी मृत्यु होती हो। तो ऐसे जो है हमारे सभी सजीव कहलाते हैं। और निर्जीव आप समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग अब पढ़ते हैं आज के बारे में। पहला हमारा जो होगा सजीव में कि सभी जो सजीव वस्तुएं हैं वो भोजन की आवश्यकता होती है कि नहीं उनको। ठीक है, भोजन के बारे में पढ़ेंगे कि सभी सजीव वस्तुओं को भोजन की आवश्यकता होती है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सभी सजीव भोजन से जो है ऊर्जा प्राप्त करते हैं। अगर भोजन नहीं खाएंगे तो जीवित कैसे रहेंगे? उनकी वृद्धि एवं शरीर में अंदर होने वाले सभी जो जैविक प्रक्रियाएं होती हैं उसके लिए भोजन बहुत आवश्यक होता है। इसलिए हम कह सकते हैं सजीव जो है भोजन करते हैं। पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अगर हम जंतु या जानवर की बात करते हैं तो ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पौधों से प्राप्त करते हैं अपना भोजन। कैसे प्राप्त कर सकते हैं? पौधों से अपना भोजन प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं इसके बाद कि सजीव श्वसन कैसे करते हैं। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि सभी सजीव श्वसन प्रक्रिया के द्वारा ही भोजन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। सांस लेना श्वसन प्रक्रिया का एक ही भाग है। जंतु जब सांस लेते हैं तब वे ऑक्सीजन गैस अंदर ले जाते हैं और जब सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालते हैं। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग CO2 को बाहर निकालते हैं और ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। हमारे वायुमंडल में 21% जो है ऑक्सीजन गैस पाया जाता है। इसके पहले वाला लेक्चर जो इन लोगों ने नहीं देखा है वो लोग जाकर वीडियो देख लें, उसमें मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। ठीक है, वायुमंडल के बारे में। ऑक्सीजन भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने में मदद करता है। एक वयस्क मनुष्य 1 मिनट में 15 से 18 बार जो है सांस को अंदर बाहर छोड़ता है। ठीक है, जैसे आप सांस की प्रक्रिया करते हैं जो अनुलोम विलोम होता है, तो एक आदमी वयस्क मनुष्य जो है 15 से 18 बार 1 मिनट में अपने सांस को अंदर बाहर छोड़ता है। ठीक है, यही हमारी जो होती है सजीवों की श्वसन प्रक्रिया होती है। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं जैसे कि जो भिन्न भिन्न जंतुएं होते हैं वे किस प्रकार से सांस लेते हैं, तो उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। चलिए, कुछ विभिन्न प्रकार के जीव जंतु हैं वो सांस कैसे लेते हैं उनके बारे में। मनुष्य, शेर, गाय, सांप, छिपकली, इतने जो जंतु हैं, जीव जंतु हैं, वो फेफड़े से यानी फुफ्फुस से सांस लेते हैं। उनमें फेफड़ा होता है। जैसे मनुष्य क्या है, फेफड़े से सांस लेता है। जो हम सांस की प्रक्रिया हमारी होती है कि 72 बार हमारा हार्ट जो है धड़कता है 1 मिनट में और 18 बार हम अनुलोम विलोम की तरह जो हमारे सांस अंदर बाहर जाते हैं, CO2 बाहर आता है, ऑक्सीजन अंदर जाता है। ये जो है प्रक्रिया 1 मिनट में 18 बार मनुष्य में होती है। तो ये फेफड़े द्वारा सांस लेते हैं। वहीं हम बात करते हैं मक्खी, कॉकरोच फिर या अन्य कीटों की, तो ये जो है वातक या ट्रैकिया द्वारा सांस लेते हैं।
केंचुआ की बात करें तो ये त्वचा से सांस लेता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, इसको हैशटैग आप लोग कर लीजिएगा। केंचुआ जो है ये त्वचा से, स्किन से सांस लेता है, जहाँ से हम पसीना छोड़ते हैं वहाँ से केंचुआ अपना सांस जो है ग्रहण करता है। ठीक है, हम कलर को रेड कर लेते हैं। हाँ ठीक, अब सही है। मेंढक जो है फेफड़े और त्वचा से सांस लेता है। अब मेंढक फेफड़ा और त्वचा से सांस क्यों लेता है? ठीक है, जब वो इस पानी में होता है, ठीक है, पानी में होता है तो वो फेफड़े से सांस लेता है, बाहर आता है फिर वह त्वचा से सांस लेता है, क्योंकि मेंढक जो है जलीय और स्थलीय दोनों प्राणी है। ऑक्टोपस मछली आपका जो है गिल या क्लोम, इसको आप लोग हिंदी में बोलेंगे तो गलफड़ा। मछली आप खरीदने जाते होंगे, जो लोग मांसाहारी होंगे, मछली खाते होंगे, तो कहते होंगे भैया गलफड़ा निकाल दीजिएगा, मछली का गलफड़ा, तो वहीं से वो लोग सांस लेती हैं मछलियाँ, कहाँ से लेती हैं? गलफड़े से। ठीक है, व्हेल और डॉल्फिन, व्हेल मछलियाँ होती हैं, डॉल्फिन मछलियाँ होती हैं, ये जो है फेफड़े से सांस लेती हैं, ये आपका अपवाद है। बाकी मछलियाँ गलफड़े से सांस लेती हैं, ठीक है, लेकिन व्हेल और डॉल्फिन जो है आपके फेफड़े और वात छिद्र से सांस लेती हैं। ये जंतु समय समय पर समुद्र से बाहर आते हैं ताकि स्वच्छ वायु ले सकें। तो व्हेल और डॉल्फिन जो है ये समुद्र में भी रहते हैं और कभी कभी समुद्र से बाहर जो है स्वच्छ हवा लेने के लिए तो स्थल पे भी आ जाते हैं। तो आपको कई बार जो है वीडियो वायरल मिलता है कि व्हेल मछली बाहर आ गई है, तो ऐसे वीडियोज़ आपको मिलते रहते हैं। इसलिए व्हेल मछलियाँ और डॉल्फिन मछलियाँ जो है ये फेफड़े से सांस लेती हैं, अपवाद हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग हैशटैग कर लीजिएगा और स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए याद करने के लिए, आप नोट्स बनाते चलिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, नोट्स जो है आपको लास्ट में क्विक रिवाइजन के लिए बहुत अच्छा होगा जब आप अंतिम समय में टेट की पेपर देने जा रहे होंगे तब। चलिए इतना हो गया, तो इसको आप लोग ये वाला हैशटैग और केंचुआ वाला हैशटैग, मनुष्य का आप सबको पता होगा फेफड़े द्वारा सांस लेते हैं। तो इतनी सारी प्रक्रिया हम लोगों ने देख लिया। कुछ और इसमें इंपॉर्टेंट बातें जैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर आप नोट करना चाहते हैं, कुछ रोचक कहानियाँ हैं जो लोग कहते हैं कि रात में पेड़ पौधों में भूत होते हैं, पीपल के पेड़ के नीचे या फिर किसी ऐसे पेड़ के नीचे जो है सोने से आदमी की डेथ हो जाती है, भूत उठा ले गया उसको, ठीक है, उसको गायब कर दिया, वो लुप्त हो गया, क्या हो गया, मतलब ऐसे गांव में कहानियां बनती हैं। उसका क्या वजह है मैं आपको बता रहा हूँ कि पौधे जो है अपने गैस का आदान प्रदान मुख्य रूप से पत्तियों द्वारा करते हैं। कैसे करते हैं? पत्तियों द्वारा। ठीक है, पौधे अपने जो है गैसों का आदान प्रदान पत्तियों द्वारा करते हैं और इसमें जो उपस्थित रंध्र होता है उसके द्वारा ऑक्सीजन जो है अंदर लेते हैं रात को। पौधे जो है रात में ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और CO2 बाहर छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर को छोड़ते हैं। इसीलिए क्या होता है, कहा जाता है गाँव में कि पौधों के नीचे रात में नहीं सोना चाहिए, पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि रात में जो है प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। तो क्या होता है कि रात में पौधे जो है CO2 छोड़ने लगते हैं और ऑक्सीजन जो है लेने लगते हैं, तो इसलिए आदमी की डेथ हो जाती है। पेड़ के लगातार नीचे सोने से आदमी की डेथ हो जाती है, क्योंकि रात में जो है पौधे CO2 गैस छोड़ते हैं, लेकिन कुछ पौधे जो है, नीम है जैसे, ऑक्सीजन छोड़ता है। ठीक है, हाँ इतना हो गया। अब देखते हैं, और आप नोट्स बनाते चलिए, जो मैं बोल रहा हूँ आप नोट करते चलिए, ठीक। लेकिन हम बात करते हैं अगर प्रकाश संश्लेषण में, जब दिन में हमारा सूर्य निकलता है उसके बाद से पौधों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनता है, तो प्रकाश संश्लेषण में पौधे जो है CO2 गैस को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन गैस का त्याग करते हैं। तो इतनी बातें आपको इंपॉर्टेंट है, आप लोग हैशटैग कर लीजिए। क्वेश्चन अभी आपके एग्जाम में जो बने हैं मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो दिन के समय में हमेशा प्रकाश संश्लेषण कब होगा? दिन में होता है, ठीक है। लेकिन पौधों में जो है श्वसन क्रिया 24 घंटे होती है और दिन में जो है प्रकाश संश्लेषण होता है, तो इसीलिए रात में पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने लगते हैं, लेकिन दिन में क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 लेने लगते हैं और ऑक्सीजन निकालते हैं। इसीलिए जो है अच्छी हवाएं, प्रकृति की हवाएं जो है दिन में ऑक्सीजन ज़्यादा देती हैं, ठीक। और प्रकृति में जो है पौधे ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? पौधे हमारे ऑक्सीजन के स्रोत हैं। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलता है? तो प्रकृति से मिलता है, पेड़ पौधों से मिलता है, पर्यावरण से मिलता है, ठीक है। जो लोग पहले वाला लेक्चर नहीं देखे हैं, आज ही जाके प्लेलिस्ट में सारा इन्वायरमेंट का वीडियो देख लीजिए। और आप लोगों का 1 फरवरी से मैथ की कक्षाएं स्टार्ट हो रही हैं यूपी टेट के लिए। यूपी टेट वालों ध्यान दो, बहुत ध्यान से पढ़ना है आपको, अध्यापक बनना है दोस्तों इस बार। हाँ, तो सभी सजीवों में उत्सर्जन होता है। अब उत्सर्जन का मतलब होता है क्या? अभी तक हमने क्या देख लिया कि सभी सजीव वस्तु जो है भोजन कैसे लेते हैं, सभी सजीव श्वसन कैसे करते हैं। यार जब खाना खा लिए, सांस लेंगे, तो जो अब पेट तो भर गया है, खाना खा लिए, सांस भी ले रहे हैं, मजा आ रहा है सब कुछ, लेकिन जो खाए हैं उसको निकालेंगे नहीं तो फिर तो दब जाएगा ना, किसी का पेट अमाशय फूट जाएगा ना। इसीलिए कहते हैं कम खाओ, नहीं तो पचा नहीं पाओगे, पाचन शक्ति नहीं होगी तो पेट फटने का डर भी रहता है दोस्तों। हाँ, तो सभी सजीवों में उत्सर्जन जो होता है वो कैसे होता है, इसको जरा हम लोग देखते हैं। भोजन से ऊर्जा प्राप्त होती है, बार बार मैं आपको बता रहा हूँ कि बिना भोजन के आदमी मर जाता है, तो भोजन से एनर्जी मिलता है हमको,
ठीक है। प्रक्रिया के दौरान सजीवों में कुछ अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं जो सजीवों के लिए हानिकारक होते हैं, अतः इन अपशिष्ट पदार्थों का सजीवों के शरीर से निकलना आवश्यक होता है। जिस प्रक्रिया के द्वारा सजीव अपने शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालते हैं उसे हम उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, क्या होता है उत्सर्जन? मतलब जो हम खाना वाना खाते हैं उसमें से कुछ बच जाता है जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है और उसको हमको बाहर निकालना जरूरी हो जाता है। अगर हम बाहर नहीं निकालते हैं तो हमारे शरीर को हार्मफुल हो सकता है, हमारे शरीर को हानि पहुंचा सकता है, तो इसी को हम लोग उत्सर्जन कहते हैं। अब तो ये हो गया। अब हम जंतुओं द्वारा कैसे अपशिष्ट पदार्थ को निकालते हैं ये देख लेते हैं। जंतु जो होते हैं अपना अपशिष्ट पदार्थ मल या मूत्र द्वारा बाहर निकालते हैं। ठीक है, मल या मूत्र द्वारा बाहर निकालते हैं। जंतु में जो मुख्य उत्सर्जक अंग होता है, जहां से उनका सब कुछ प्रक्रिया होती है, पूरा स्वच्छता अभियान होता है, वो होता है वृक्क, जिसको आप लोग बोलते हैं किडनी। ठीक है, तो वृक्क से सारा मल मूत्र एवं ऐसा अपशिष्ट पदार्थ जो है जंतु द्वारा निकलते हैं। अगर हम वही मनुष्यों की बात करते हैं तो मनुष्य जो है मल मूत्र से तो निकलता ही है सारे अपशिष्ट पदार्थ, लेकिन साथ में पसीना, ठीक है, जिसको आप लोग स्वेद भी बोलते हैं, पसीने से अपना अपशिष्ट पदार्थ निकलता है। पसीना कहां से निकलता है? मनुष्य के त्वचा से निकलता है। और त्वचा से सांस कौन लेता है? अभी हमने ऊपर पढ़ा था, त्वचा से सांस कौन लेता है? तो केंचुआ त्वचा से सांस लेता है। ठीक है, तो मनुष्य का जो अपशिष्ट पदार्थ है वो कहीं ना कहीं पसीना से भी निकलता है। और पक्षी जो होते हैं अपना अपशिष्ट पदार्थ निकालते हैं वो बीट के रूप में निकालते हैं। बीट के रूप में पक्षी अपना अपशिष्ट निकालते हैं। और हम बात करते हैं पौधों का, कि पौधे अपना अपशिष्ट पदार्थ कैसे निकालते हैं जो उनके लिए हार्मफुल होता है सजीवों में, तो वो अपना जो है स्त्राव के रूप में बाहर निकालते हैं। आप देखते होंगे पौधे जो है कभी कभी पौधों के बाहर जो है लाल तरल पदार्थ निकलता होगा, ठीक है, या फिर पानी निकलता होगा। तो इस तरीके का जो भी स्राव होता है वो पौधे अपना, समझ लो आप, अपशिष्ट अपनी गंदगी बाहर निकालते हैं, जिससे उनकी सुरक्षा बढ़ जाती है, उनका जीवन बढ़ जाता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि सभी सजीव उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। अब उद्दीपन क्या होता है, यहाँ पे हमारा शब्द आया, और अनुक्रिया क्या होता है उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, मैं एग्जाम्पल के रूप में आपको जैसे बताता हूँ। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि अपने मनपसंद व्यंजन को देखकर हमारे मुंह में पानी आ जाता है। जैसे किसी को जलेबी पसंद होती है, ठीक है, किसी को गोलगप्पे पसंद होते हैं, तो उसको जैसे ही देखता है उसके मुंह में पानी आ जाता है। इसका मतलब क्या है? ठीक है, उसमें उद्दीपन क्या होता है आपका, कि मनपसंद चीज है। मतलब आपको, आपके दिल को बहुत कोई चीज भाता हो तो मन में एक इच्छा जागती है उसको लेके, तो आपके मन में जो है मनपसंद व्यंजन को देख के, जैसे जलेबी को देख के आपके मुंह में पानी आ जाना। ठीक है, तो जो मनपसंद व्यंजन है वो आपका उद्दीपन होता है, और मुंह में पानी आना जो होता है वो क्रिया होती है, यानी अनुक्रिया। ऐसे ही पता चल रहा है कि हमारा अनुक्रिया क्या होती है। अब देखिए लिखा है अनुक्रिया। अनुक्रिया मतलब मुंह में पानी आना, जो भी कार्य हो। ठीक है, जैसे हम गर्म वस्तु को छूते ही एकदम अपने हाथ को पीछे खींच लेते हैं, तो हाथ को पीछे खींचना हम क्रिया कर रहे हैं, तो ये अनुक्रिया हो गया। ठीक है, गर्म वस्तु को देखकर, तो हमारा ये उद्दीपन हो गया। जिस वस्तु के लिए हमें कोई भावना जागृत होता है वहां उद्दीपन होता है, और जो कार्य उसके लिए हम करते हैं वो हमारा अनुक्रिया होता है। यही चीज हम लोग हिंदी में जब वीडियो करेंगे तो वहां देखेंगे उद्दीपन और आलम्बन होता है। सेम उद्दीपन यही होता है कि जिस वस्तु को देख के हमें जागृत हो मन में इच्छा, वो उद्दीपन होता है, और देखने के बाद जो कार्य हम लोग करते हैं वो आपका अनुक्रिया होता है। तो ठीक है, देखते हैं सजीव उद्दीपन अनुक्रिया कैसे करते हैं। ठीक, हमारे आसपास होने वाले परिवर्तन जो किसी सजीव को प्रतिक्रिया करने के लिए प्रेरित करते हैं उद्दीपन कहलाते हैं। जो प्रतिक्रिया सजीव परिवर्तन के लिए प्रति करते हैं उसे अनुक्रिया कहते हैं। वही बात मैंने अभी आपको बताया कि जिसके लिए हमें प्रक्रिया हो उद्दीपन, और जो कार्य उसके लिए हम करें वो आपका अनुक्रिया होता है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है कि जब हम गर्म वस्तु को छूते हैं तब हम एकदम अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं। ठीक है, काकरोच रोशनी को देखकर छिप जाते हैं। ठीक, तो इसमें आपका जो उद्दीपन है, आपका गर्म वस्तु हो गया, उद्दीपन हो गया। ठीक है, इसके बाद आपका जो है रोशनी, आपका उद्दीपन हो गया। वही हम बात करते हैं कि अपना हाथ पीछे खींच लेना, ये हमने क्या किया, कार्य किया, यानी अनुक्रिया हो गया। ठीक है, और फिर यहाँ काकरोच रोशनी देकर छिप जाते हैं, तो छिपना, काकरोच का छिपना जो है ये क्या हो जाएगा, ये अनुक्रिया हो जाएगी, यानी कार्य कर रहा है। काकरोच छिप गया, एक कार्य हो गया, तो इसलिए अनुक्रिया हो गया। और रोशनी, ये आपका अगर रोशनी नहीं होती तो छिपता नहीं, तो उद्दीपन हो गया। उसी तरीके से गर्म वस्तु आपका उद्दीपन हो गया, और हाथ को पीछे खींच लेना ये अनुक्रिया हो गई। कोई कार्य करना अनुक्रिया, किसके लिए कार्य होना, उद्दीपन। बस सिंपल सी बात है, ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है। अब हम देखते हैं कि सजीवों में इंद्रियां होती हैं। ठीक है, इंद्रियां, इंद्रियों को जीतने वाला जितेंद्री, आप जितेंद्र,
आप लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पढ़ते होंगे, जब हिंदी का चैप्टर आपको कराएंगे तो उसमें हम कराएंगे कि मुख्य रूप से जंतुओं में 5 इंद्रियां होती हैं। आप सबको पता होगा कि जितने भी सजीव हैं सब में कुछ ना कुछ इंद्रियां होती हैं, ठीक है, और इंद्रियों से ही सब कुछ कार्य होता है सजीवों में। जैसे अब देखते हैं हम लोग कौन कौन सी इंद्रियां होती हैं वो 5। चलिए नोट्स बनाते चलिए अच्छे से, बार बार मैं कह रहा हूँ क्योंकि आपका जब टेट का एग्जाम होगा तो क्विक रिवीजन के लिए आपको बहुत ही मजा आने वाला है। जैसे पहला हो गया इंद्रिय आपका आंख, या फिर आप नेत्र पर्यायवाची उसका है। देखने के लिए हम आंख का प्रयोग करते हैं, ठीक है। सुनने के लिए हम कान का प्रयोग करते हैं। सूंघने के लिए हम नाक का प्रयोग करते हैं। स्वाद के लिए हम जिह्वा यानी जीभ का प्रयोग करते हैं। और महसूस करने के लिए हम त्वचा का इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं। किसी चीज को फील करना हो, आप जैसे कोई चीज छूते होंगे, जैसे डॉग, जैसे बहुत सारे लोग कुत्ते पाल रखे होंगे तो कुत्ते को सहलाते हैं, सहलाने से महसूस होता है उसकी त्वचा से कि हमको प्यार मिल रहा है, ठीक है। हाँ, ज़्यादा कुछ ना समझो, इतना बहुत है। देखने के लिए आंख, सुनने के लिए कान, सूंघने के लिए नाक, स्वाद के लिए जिह्वा या जीभ, महसूस फीलिंग के लिए हमारा स्किन होता है, त्वचा होता है। तो ये हमारी जो है 5 इन इंद्रियां हो गई। कौन कौन सी? आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ठीक। तो हमने देख लिया इंद्रियां हो गई। अब हम देखते हैं कि जैसे जिनमें इंद्रियां होती हैं ये तो हो गई, लेकिन जैसे चींटियां हैं, आपका चींटी, चलिए मैं आपको थोड़ा सा नोट्स बना के दिखाता हूँ यहाँ। चींटी, अब आप देखते हैं कि चींटियां जो है हमेशा झुंड में चलती हैं, एक लाइन से चलती हैं। तो हम लोग क्या करते हैं बचपन में थे कि उनकी लाइन को काट देते थे, ठीक। इसके बाद भी चींटी अपना रास्ता बदल देती थी और वो जान जाती थी हमारी और सहेलियां किस तरफ से जा रही हैं। तो चींटियां जो है कैसे जान जाती हैं कि हम लोग जब लाइन क्रॉस कर देते थे बीच में, फिर इसके बाद भी चींटियां अपने और चींटियों के पास चली जाती थी। तो कैसे चली जाती थी? क्योंकि वो लोग अपने जो है फ्रेंड सर्किल द्वारा गंध छोड़ा जाता है। जब वो चींटियां चलती हैं तो रास्ते में एसिड या गंध छोड़ते चलती हैं, और उसी एसिड का नाम है फार्मिक एसिड। कौन सा एसिड? फार्मिक एसिड। परीक्षा में पूछा जाता है बार बार कि चींटियों में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो आपका चींटियों में पाया जाता है फार्मिक एसिड। अगर हम पूछते हैं कि चींटियों में कितने पैर होते हैं, तो चींटियों में 6 पैर होते हैं, 6 फुट होता है। हाँ, चींटियां जब चलती हैं तो वो फार्मिक एसिड छोड़ते चलती हैं, गंध छोड़ती चलती हैं, जिससे उनकी सहेलियां उनको जान जाती हैं कि हमारी सहेलियां और कहाँ हैं, उनके पीछे वो पहुंच जाती हैं। हाँ, लवी डवी, ठीक, बिल्कुल। मजा आ रहा है दोस्तों? हाँ बिल्कुल, अभी बहुत मजा आएगा। अभी तो चैप्टर खत्म हो रहे तो धुआं धुआं करेंगे, और लास्ट में जो क्वेश्चन करेंगे ना, आप बताओगे कि हाँ सर मजा ही आ गया पूरा। टेट तो इस बार फाड़ देंगे। हाँ, 130 प्लस, हमेशा बार बार बोल रहा हूँ, 130 प्लस टारगेट हमारा है। 1 फरवरी से मैथ की कक्षाएं चालू, बिल्कुल सही बात। हाँ, और हम लोग देख लेते हैं इंद्रियों के बारे में। जैसे कुछ कीड़े मकोड़े क्या होते हैं कि वो अपनी मादा कीड़ों से पहचान जाते हैं। जैसे रेशम का कीड़ा, रेशम का कीड़ा क्या होता है कि मादा, रेशम के कीड़े मकोड़े जो है अपनी मादा कीड़ों की गंध से पहचान जाते हैं, तो रेशम का कीड़ा हो गया। और जैसे क्या है आपका इंपॉर्टेंट, हाँ, पक्षियों के बारे में थोड़ा हम नॉलेज रख लेते हैं। पक्षी क्या होता है कि पक्षी जो है एक ही वक्त में 2 अलग अलग चीजों को देख लेते हैं। कैसे? मान लो ये पक्षी का सिर है, ठीक है, तो पक्षी का जो आंख होता है वो एक साइड होता है और एक इस साइड होता है। कभी भी पक्षी के बीच में आंख नहीं होता, यहाँ नहीं होगा, साइड में होता है। इसलिए आप कभी किसी पक्षी को देखेंगे, जैसे कौवा को देखिए, ठीक है, तो वो क्या करता है कि बाएं देखना है तुरंत बाएं मुड़ के देखता है कौवा, फिर दाहिने देखता है दाहिने मुड़ के देखता है, क्योंकि वो एक ही बार में अपने सर को हिला कर देखता है। इनमें पुतलियां जो आंख की होती हैं वो घूमती नहीं, जैसे मनुष्य की क्या होती है, पुतलियां घूमती है इधर उधर। आप सामने खड़े हैं तिरछा, किसी लड़की को लाइन मारना है तो आप साइड से देख लेते हो, ठीक है, मारना नहीं चाहिए हालांकि, लेकिन हो जाता है गलतियां ऐसी। तो साइड साइड से आप लोग देखते होंगे। किसी को देखना है तिरछी नजर से, कहते हैं नहीं, तिरछी नजर वाले कैसे जादू कर दिया। हाँ, तो वही तिरछी नजर वाला कि मतलब आप एक जगह खड़े होकर कहीं भी देख सकते हैं, लेकिन पक्षियां ऐसे नहीं कर सकती हैं। पक्षियां क्या करती हैं, अगर उनको बाएं देखना है तो बाएं मुड़ती हैं, दाएं देखना है तो दाएं। तो इसलिए पक्षियां, जब हम लोग छोटे छोटे थे तो क्या करते थे कि उनको फंसाने का कार्य करते थे। तो इसलिए पक्षियों का जो निगाह होता था, देखते थे ऐसे टुकुर 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 देखती थी इधर उधर। तो टुकटुकाने का मतलब वही होता है कि बाएं दाएं बार बार मुड़कर देखना, क्योंकि पक्षियों में पुतली नहीं पाई जाती जो मनुष्य में पाई जाती है, ठीक है। लेकिन अब वहीं हम उल्लू की बात करते हैं। उल्लू जो रात में, सिर्फ उल्लू को रात में दिखाई देता है। उल्लू को क्या होता है, जैसे सर है तो उल्लू की आंखें यहाँ होती हैं, जैसे मनुष्य की आंखें होती हैं चेहरे में, वैसे उल्लू की भी, उल्लू में पुतली होता है, और उल्लू जो है अपने आंखों से इधर उधर देख सकता है। तो ये अपवाद है उल्लू, ठीक। और कुछ रोचक बातें हम लोग जान लेते हैं कि कुछ जानवर में जो है कान बाहर होता है। जैसे हाथी, ठीक, मनुष्य। तो हाथी अपने कान से क्या कर सकता है, हवा भी लेता है। जब हाथी को गर्मी लगती है तो एसी का कार्य उसका कान करता है, वो फड़फड़ाता इधर उधर करता है। और कई बार हम लोग ऐसे कहते हैं कि अगर हाथी के कान में जो है चींटी चली जाए तो हाथी की डेथ हो जाती है। सही बात है, लेकिन हाथी अपने कान को हमेशा हिलाता रहता है अपनी सेफ्टी के लिए और गर्मी के लिए। तो वो
हाथी में कान बाहर पाए जाते हैं, मनुष्य में कान बाहर पाए जाते हैं। वहीं जैसे सांप में कान ही नहीं होता है, ठीक है, सांप में कान नहीं होता है। सांप कैसे सुनता है? सांप जब कोई चीज जमीन में वाइब्रेट होता है, कंपन होता है, तो सांप जो है पता चल जाता है सांप को कोई हमारे पास आ रहा है। जैसे सांप को आप सांप के पास जाना चाहते हैं, सांप को पता लग जाता है, सांप भाग जाता है वहां से। कैसे? क्योंकि वो जान जाता है कोई व्यक्ति, कोई इंसान, कोई प्राणी, कोई जीव हमारे पास आ रहा है, ऐसे कंपन होता है जाने से। ठीक। हमको मच्छर कैसे काटते हैं यार? आप बताओ। मच्छर, हम अंधेरे में सोते हैं, लाइट बंद करके सोते हैं, इसके बाद सब कुछ हमारे पास रहता है, लेकिन मच्छर जो है कैसे काट लेता है हमको अंधेरे में? कैसे जान जाता है कि इंसान यहीं सो रहा है? लोग कहते हैं हमारे खून को, हमारा दोस्त मच्छर हमारे खून को पहचानता है, हमारे, ठीक है, खून हमारा महकता है इसलिए मच्छर। ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। मच्छर जो है हमारे गंध से, जो है हमारे जो स्मेल होती है बॉडी की, उससे, गंध से, प्लस हमारे जो तलवा होता है, तलवा जो पैर में नीचे वाला अंग होता है, त्वचा होता है, जो बहुत हार्ड होता है, हार्ड स्किन होता है, तलवा, उसकी गंध से जो है, उसकी गर्मी से और शरीर के गंध से जो है मच्छर हमको पहचान जाता है, इसलिए आके खूब काटता है और खूब आरबीसी का हमारा क्षरण करता है, रेड ब्लड कार्पल्स, यानी लाल रक्त कणिकाओं को जो है खूब खाता है। और सुबह हम लोग मारते हैं तो हमारा दीवार जो है लाल कलर से हो जाता है बिना पेंट कराए हुए, ठीक है। कुछ जानवर कैसे पहचान जाते हैं कि हमारा घर यही है? ठीक है, गंदगी से, अपने मलमूत्र से पहचानते हैं। जैसे कुत्ता, भैया कुत्ता तो कुत्ता ही है, कुत्ते को गंदगी पसंद है, जहां गंदगी होती है कुत्ता जान जाता है हमारा घर यही है। ठीक वैसे बाघ है आपका, टाइगर और लॉयन भी, तो ये सब जो है अपने मलमूत्र से पहचान जाते हैं कि हमारा आवास अब आ गया है, ठीक है। हाँ, इतने इतने हम लोग जान लिए। अब रात्रिचर जान लेते हैं थोड़ा कि रात्रिचर क्या होता है, मतलब रात में जो है जागने वाले कौन कौन से प्राणी होते हैं, ठीक है। रात में जो पक्षी होते हैं रात्रिचर, रात्रिचर यानी रात में जो चलने वाले हैं, रात में जागने वाले जो जानवर एवं पक्षी हैं, ठीक है, वो क्या क्या रंग के देख पाते हैं? वो सिर्फ जो है आपके सफ़ेद और काला रंग को देख पाते हैं, सफ़ेद प्लस ब्लैक, सफ़ेद और काले रंग को देख पाते हैं। जैसे उल्लू आपका रात में जागता है, आपको सबको पता होगा, वो सफ़ेद और काला रंग को ही सिर्फ देख सकता है। हम लोग कहते नहीं कि सिर्फ वाइट देख पाएगा और ब्लैक। और रैकून जो होता है पक्षी, वो भी जो है रात में जागता है और ये भी काला और सफ़ेद देख सकता है। तो उल्लू और रैकून आपके दो ऐसे पक्षी हैं जो रात में जागते हैं, और रात में कौन सी दिखाई देती है? काला और सफ़ेद। अब हम बात करते हैं कि सभी सजीव गति करते हैं। बिल्कुल, अगर सजीव हैं तो कुछ ना कुछ मूवमेंट तो करेंगे ही, गति करेंगे, लेकिन निर्जीव हैं तो कुछ नहीं कर पाएंगे, जहां उनको रख दोगे वहीं पड़े रहेंगे। तो ठीक है, जंतुओं में गति दिखाई देती है क्योंकि वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। जंतुओं में चलने का ढंग अलग अलग से होता है। कुछ जंतु चलते हैं, जैसे मनुष्य, शेर, कुत्ता, बिल्ली आदि। हम लोग क्या करते हैं? अपना पैर उठा के कहीं और रखते हैं, ऐसे चलते हैं बाई स्टेप। इन जानवरों में अलग अलग गतियों के लिए, ठीक है, इनकी अस्थियों में अनेक प्रकार की संधियां होती हैं। जैसे मैं आपको बता दूं कि मनुष्य में जैसे कुछ संधियां पाई जाती हैं, कौन कौन सी? जैसे अचल संधि है, ठीक है, धुराग संधि है, धुराग्र संधि है, जिसको आप लोग खूंटी संधि के नाम से भी जानते हैं। तो खूंटी, तो अचल संधियां जो कहाँ पाई जाती हैं? हमारे शरीर के सिर में पाई जाती हैं। हमारे जो, मतलब ये चल नहीं सकती हैं, हमारा जो सर होता है, मुंडी होता है, जो हमारा हेड होता है, उसमें पाई जाती हैं अचल संधि, ठीक। और खूंटी संधि आपकी कहाँ पाई जाती हैं? तो ये हमारे सिर और गर्दन को जोड़ती हैं, जो हमारा हेड है और जो हमारा नेक है, मतलब सिर और गर्दन को जोड़ने वाली जो हमारी संधि अस्थि है, वो जो है धुराग खूंटी के नाम से जानते हैं। अब हम जान लेते हैं दोस्तों संधि होता क्या है, ठीक है। संधि आप इतिहास में पढ़े होंगे, ठीक है, लॉर्ड वेलेजली जो है सहायक संधि का जनक माना जाता था, गवर्नर जनरल जो था ब्रिटेन का। तो संधि होता है कि जोड़। आप जब देखेंगे कि संधि और समास संस्कृत में पढ़ेंगे, तो संधि मतलब होता है जोड़ और विग्रह मतलब होता है तोड़। तो संधि विच्छेद जब आप करते हैं, संधि करते हैं तो जोड़ते हैं, और समास विग्रह जब करते हैं तो तोड़ते हैं। तो संधि का मतलब होता है जोड़ना और विग्रह का मतलब होता है तोड़ना। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे ये धुराग्र संधि है, ये हमारे सिर एवं गर्दन की संधि को जोड़ती है, संधि को जोड़ती है, ठीक। एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? हम बात करते हैं एक वयस्क मनुष्य जो होता है उसके शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं। अगर हम बात करते हैं शिशु, कोई शिशु हो, कोई बच्चा हो, जब पैदा होता है तो उसके शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो वहां 306 हो जाती हैं। और जब वही बच्चा धीरे धीरे बढ़ता है तो उसकी हड्डियां जो है अलग अलग पार्टों में बढ़ती जाती हैं, जुड़ती जाती हैं, और अंत में वयस्क जब हो जाता है 206 हड्डियां हो जाती हैं। तो बच्चों में 306 और वयस्क मनुष्य में 206 हड्डियां होती हैं। और हम लोग जान लेते हैं कि कुछ जैसे प्राणी क्या होते हैं कि जल में भी रहते हैं और थल में भी रहते हैं। जैसे मेंढक आपका है, ये जल में भी रहता है, थल में भी रहता है। उसी तरीके से व्हेल, ये जल और थल में रहता है, ठीक।
व्हेल हो गया आपका, और आपके जैसे कुछ जंतु हैं वो चलते भी हैं और उड़ते भी हैं। चलना प्लस उड़ना, वो कौन कौन से, जैसे काकरोच आपका है, कॉकरोच। आप गांव में क्या होता है, गुड़ में बहुत काकरोच पाए जाते हैं यार। जब मैं छोटा था मेरे घर पे जो है गुड़ में बहुत काकरोच मिलते थे, तो ये प्रॉब्लम बहुत मैंने देखी है। तो क्या होता था कि वो मर जाते थे उसी में, लेकिन क्या है, खाना पड़ता था, अच्छा भी लगता था, टेस्ट और बढ़ जाता था। हाँ, क्रप्सी हो जाता था गुड़। ठीक है, हाँ, ये देख लिया हमने गुड़ वाला एग्जाम्पल कि काकरोच हमारे उड़ते भी हैं और चलते भी हैं। ठीक है, बहुत तेज उड़ते हैं काकरोच, हाँ बिल्कुल। अब सजीवों में प्रजनन कैसे होता है, रिप्रोडक्शन, जो हमारे लाइफ्स होते हैं वो रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, ठीक है, उसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। कि जिस प्रक्रिया के द्वारा सजीव अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं उसे हम प्रजनन कहते हैं। जैसे मनुष्य है, उनके प्रजनन से मनुष्य पैदा होता है, ठीक है, कपी के प्रजनन से कपी पैदा होता है, पक्षी के प्रजनन से पक्षी पैदा होता है, और कौवे के प्रजनन से कौवा पैदा होता है, बंदर के प्रजनन से बंदर पैदा होता है। तो कहने का मतलब है कि अपने समान संतान उत्पन्न करने वाले को प्रजनन कहा जाता है। वे जंतु जिनके शरीर पर बाल होते हैं एवं जिनके कान दिखाई देते हैं वे बच्चे को जन्म देते हैं। ठीक, जैसे जिसके शरीर पे बाल हो और जिनके कान दिखाई दें वो लोग किसको जन्म देंगे, बच्चे को जन्म देते हैं। और उन्हें क्या कहा जाता है, जरायुज कहते हैं। जैसे मनुष्य, कुत्ता, गाय, शेर, हाथी, ये सब क्या देते, मनुष्य जो है मनुष्य को बच्चा देता है, ठीक है, जन्म देता है। कुत्ता कुत्ते को जन्म देता है, गाय जो है गाय का जन्म देता है, शेर शेरनी को, हाथी हाथी मतलब जो है हथनी अपने बच्चे को, क्योंकि इनके कान बाहर होते हैं और इनके शरीर पर बाल जो है पाए जाते हैं, तो इसलिए। ठीक, इतना हमने देख लिया। अब देख लें, वे जंतु जिनके कान दिखाई नहीं देते हैं एवं जिनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं वे अंडे देते हैं। ठीक है, जिनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं और उनके कान बाहर की तरफ नहीं होते हैं वे क्या देते हैं, अंडे को देते हैं। ठीक है, इन जंतुओं को अंड प्रजक कहा जाता है। जैसे पक्षी, मेंढक, बत्तख, मछली। आप देखते होंगे मछली मछली जब जो खाता होगा सावन में बोलते हैं सावन में मछली नहीं खाना, क्योंकि सावन में मछलियां प्रेग्नेंट होती हैं और जो उनका बालू जो उनका होता है, जो रेत होता है अंदर से, मतलब कहते हैं बालू है मछली के अंदर, तो वो सारे अंडे होते हैं। तो मछलियां अंडे देती हैं, बत्तख अंडे देता है, मेढक अंडे, इनके कान अंदर की तरफ होते हैं और इनके शरीर पर बाल नहीं पाया जाता है, तो ऐसे लोग जो है ऐसे अंडे देते हैं। अब हम कुछ देख लेते हैं स्तनधारी। जैसे चमगादड़, व्हेल मछली और सील मछली बच्चों को जन्म देती हैं। जो बच्चों को जन्म देते हैं और दूध पिलाते हैं उन्हें हम स्तनधारी कहते हैं। ठीक, अभी हमने क्या देखा, मनुष्य स्तनधारी है, ठीक, लेकिन चमगादड़, व्हेल मछली जो है कुछ उदाहरण हैं, अपवाद हैं जो स्तनधारी हैं। कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है इनमें से कौन सा स्तनधारी नहीं है। ठीक है, तो आप अगर आपके ऑप्शंस में व्हेल, ठीक है, व्हेल मछली या फिर चमगादड़ है तो आप कहीं ये ना लगा दीजिए चमगादड़ जो है स्तनधारी नहीं है। चमगादड़ आपका स्तनधारी है, ये अपने बच्चों को दूध पिलाती है, और व्हेल मछली भी अपने बच्चों को दूध पिलाती है। ठीक, और ये अपने बच्चों को जन्म देते हैं, अंडे को नहीं। ठीक, इतना हम लोगों ने यहाँ से कर लिया। अब हम देखते हैं सजीवों में जो हमारा वृद्धि होता है। बिल्कुल सही बात, अगर सजीव है तो दिन प्रतिदिन उसमें वृद्धि होगा। सजीव में एक निश्चित आयु तक लगातार वृद्धि होती है। हम देखते हैं कि एक नवजात शिशु वयस्क हो जाता है, एक छोटा पौधा पेड़ बन जाता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि सजीवों में एक निश्चित आयु तक लगातार वृद्धि होती है, लेकिन जब एक निश्चित समय समाप्त हो जाता है तो वृद्धि रुक जाती है, और लेकिन विकास आपका कभी नहीं रुकता है। जब मैं आपको मनोविज्ञान पढ़ाऊंगा, मनोविज्ञान में जब आपको मैं पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि हमारा जो वृद्धि होता है वो कब रुकता है, किस समय तक रुक जाता है, लेकिन विकास की प्रक्रिया आपकी सतत चलती है। स्किनर एक वैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने कहा है कि उन्होंने एक सिद्धांत दिया है, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, विकास का जो निरंतरता का सिद्धांत दिया है, निरंतरता का सिद्धांत दिया था स्किनर ने। उन्होंने बताया था कि वृद्धि एक निश्चित समय के बाद जो है इंसान या मनुष्य या पेड़ पौधे में रुक जाती है। वहीं विकास की बात करें तो विकास जो है जीवन पर्यंत प्रक्रिया है, वो मरने तक जो है आपके साथ रहती है। जब आप प्रसूति अवस्था से लेकर यानी वॉम्ब से टॉम्ब तक, जब आप पेट में रहते हैं, और टॉम्ब होता है आप जब कब्र में जाते हैं, टॉम्ब। तो मरने पैदा होने के पहले यानी गर्भावस्था से लेकर मरने यानी कब्र तक आपका विकास जो है वो होता रहता है, लेकिन वृद्धि एक निश्चित समय तक रुक जाती है। अब हम देखते हैं कि सजीवों में मृत्यु होती है। सजीव जो होते हैं उनका मरना स्वाभाविक, चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे वो कुत्ते बिल्ली हों, मनुष्य हों, जीव जंतु हों, प्राणी हों, जो अगर सजीव है तो उसका जो है मरण एक दिन जरूर होगा। अगर जन्म लिया है इस पृथ्वी पर तो जाना है। कहते हैं ना कि खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाना है, कुछ नहीं लेके आए थे कुछ लेकर नहीं जाना है। तो ऐसी ऐसी बातें नहीं, कुछ लेकर नहीं, कुछ आप लेके भले नहीं आए थे लेकिन आप अपने पीछे अपनी यादों को छोड़ जाते हैं, अपनी मेमोरीज को छोड़ जाते हैं। अब समाज में गांधी जी नहीं है लेकिन गांधी जी की विचारधाराएं हैं, गांधी जी की यादें हैं, ठीक है, उनकी अहिंसावादी सोच है। अब्दुल कलाम जी नहीं है, क्या मिसाइल बनना बंद हो गई? नहीं, लेकिन उनकी जो
सिद्धांत हैं, उन्होंने जो अर्जुन टैंक, पृथ्वी टैंक मिसाइल, जो एक से एक मिसाइल बनाया है, वो आज भी जीवित है और आज उनकी आइडियोलॉजी आज भारत में जीवित है। सब लोग उनको पूछते हैं। तो किसी की, कोई व्यक्ति मर सकता है, उसकी विचारधारा नहीं, ठीक है। कोई सजीव अगर मर जाते हैं तो उनकी यादें नहीं, बिल्कुल सही बात है। तो उनका जो है, कोई सजीव मर जाता है, एक निश्चित आयु के बाद सजीव जो है मर जाता है, बिल्कुल सही बात। आइए अब हम लोग जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं जो आपके यूपी टेट के एग्जाम में पूछे गए हैं। चमगादड़ जो है स्तनधारी है क्योंकि वह उड़ता है, रात्रिचर है, शाकाहारी है, बच्चे को बच्चे देता है। चमगादड़ पूछ रहा है स्तनधारी है किस लिए? क्योंकि वह जो है, अभी हमने ऊपर देखा था, चमगादड़ जो है बच्चे देता है, ठीक। चमगादड़ उड़ता भी है और चलता भी है, ये तो बिल्कुल सही बात। लेकिन स्तनधारी होने का मतलब ये नहीं कि उड़ता है, स्तनधारी होने का मतलब है कि वह बच्चे को जन्म देता है और बच्चे को दूध पिलाता है, इसीलिए चमगादड़ जो है आपका स्तनधारी है। यूपी टेट के 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधे द्वारा बाहर निकालने वाली कौन सी गैस है? मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जब होती है तो पौधे कौन सा गैस बाहर निकालते हैं? तो पौधे जो है ऑक्सीजन गैस बाहर निकालते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस एब्जॉर्ब करते हैं। वहीं मनुष्य जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालता है तथा ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए आपका टेट में आया है और हर साल जो है लगभग रिपीट होता है यार, सदाबहार क्वेश्चन है, ठीक है। कुछ हम लोग अब क्वेश्चन कर लेते हैं कि हाँ, कि जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं। कैसे? कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कब होती है, ठीक है। तो कब होती है? वो केवल दिन में होती है। मैंने आपको बताया था कि रात में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, लेकिन पौधे जो है श्वसन क्रिया 24 घंटे करते हैं, वो दिन में सिर्फ प्रकाश संश्लेषण करते हैं। और प्रकाश संश्लेषण जब होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन गैस को छोड़ते हैं, ठीक है। CO2 को अंदर लेते हैं और O2 को बाहर निकालते हैं। लेकिन मनुष्य क्या करता है? O2 को अंदर लेता है और CO2 को बाहर निकालता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जीव केवल काला और सफेद रंग का ही देख पाता है? हमने अभी देखा था कि उल्लू होता है और रैकून होता है, यानी दोनों, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा कि उल्लू और रैकून जो होते हैं पक्षी, ये रात को सफेद और काले रंग को ही देख पाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा सभी जीवों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भोजन प्राप्त होता है? तो ऊर्जा का मेन स्रोत है सूर्य, और सूर्य से ही पौधे प्रकाश संश्लेषण लेते हैं। और कहीं ना कहीं प्रकाश संश्लेषण से, चाहे वो पौधे हों या फिर जीव जंतु हों, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भोजन जो है वो सूर्य के प्रकाश से ही प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बिल्कुल सही बात। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7वां प्रश्न हमारा, केचुए किसके द्वारा सांस लेते हैं? बार देखिए अभी क्वेश्चन आ गया, अभी मैं बात ही कर रहा था कि हैशटैग कर लीजिएगा, क्वेश्चन आ गया, ये आ भी सकता है एग्जाम में आपका, तो आया भी है कई सारे एग्जाम में। तो केचुआ आपका जो है त्वचा से सांस लेता है, ठीक है। हम बात करते हैं गिल से, यानी गलफड़ों से सांस कौन लेता है? तो गलफड़ों से हमारा मछलियां जो होती हैं, जिसको आप लोग खाते हैं, वो गलफड़े से आपका सांस लेती हैं, ठीक है। हम बात करते हैं फेफड़े से कौन सांस लेता है? तो फेफड़े से आप कहेंगे सर, फेफड़े से मनुष्य, शेर, गाय, छिपकली और व्हेल, डॉल्फिन, ये सब जो है फेफड़े से सांस लेती हैं। हम पूछेंगे आपसे ट्रेकिया से कौन सांस लेता है? तुरंत आप कहोगे सर, मक्खी, काकरोच और अन्य जो कीट हैं वो ट्रेकिया से सांस लेते हैं। तो इतनी सारी चीजें आपको क्लियर हो गई है। चलिए हम 8वां क्वेश्चन देखते हैं आज का, मतलब जो आपके संभावित प्रश्न यूपी टेट में आ सकते हैं, संभावित प्रश्न मैंने आपके लिए बनाए हैं। तो यह सभी जीवों, पेड़ पौधे और जंतुओं में कौन सी समान प्रक्रियाएं पाई जाती हैं? आपको बताना है कि सभी जो जीव होते हैं, जीव जंतु होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, और इनमें कौन सी समान प्रक्रिया पाई जाती है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रजनन एवं श्वसन। यानी जो पेड़ पौधे, जीव जंतु हैं, वो सब लोग जो है प्रजनन करते हैं और श्वसन की क्रिया करते हैं, ठीक है। अगर ऑप्शन आप देखेंगे वैसे ही आपका कट जाएगा, प्रकाश संश्लेषण जीव जंतु नहीं करते हैं, ठीक। वो पेड़ पौधे करते हैं लेकिन आदमी नहीं कर सकता है, ठीक है। अंकुरण इंसान में नहीं होता, अंकुरण इंसान में नहीं होता है, तो इसलिए आपके सारे विकल्प 3 ऐसे ही कट जा रहे हैं। और प्रजनन और श्वसन ऐसी क्रिया है कि जिसको जो है सभी जीव, पेड़ पौधे और जंतुओं में समान रूप से देखने को मिलती है, ठीक है। हाँ, तो ये जिन दोस्तों ने अभी टेट का सिलेबस नहीं देखा है, वो लोग अभी जाके टेट का सिलेबस पहले आप लोग देख लीजिए कि टेट का सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक। हाँ, पूरा टेट का सिलेबस मैंने करा दिया है कि जिसमें आपको करना है कि प्राइमरी व जूनियर दोनों सिलेबस एक ही वीडियो मैंने बता दिया है, जिसमें से 150 प्रश्न दोनों में आते हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, 2.5 घंटे के आपके समय मिलता है। और जितना मैंने कराया है और पूरा अच्छे से कराया है कि किस सब्जेक्ट में हमें कैसे पढ़ना है, क्या शेड्यूल होगा और कैसे हम आपको कराएंगे, पूरा वीडियो आप लोग तुरंत जाके देख लीजिए। हाँ, 6ठा लेक्चर है, प्लेलिस्ट में आपको एनवायरनमेंट की मिल जाएगा। और दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आज ही, ठीक है। जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे फिर बाद में मैं आपको लाइव आके पढ़ाऊँगा। मैं क्लास का शेड्यूल आपको बताता हूँ। 1 फरवरी से हम लोग
गणित की कक्षाएं चालू कर रहे हैं। बाकी पर्यावरण की आपकी कक्षा जो है चल ही रही है लगातार, ठीक है। पर्यावरण आपकी लगातार चलेगी, गणित भी लगातार चलेगी 1 फरवरी से, यानी आज है 30 जनवरी, 31 कल है, सीटेट का पेपर हो जाएगा। उसके बाद जो है हम चालू करेंगे मैथ 1 से, और नंबर सिस्टम से हम लोग शुरुआत करेंगे। हम कैसे आपको गणित पढ़ाएंगे एक बार हम जरा थोड़ा सा उसकी झलकियां बता देते हैं, किस तरीके से हम लोग मैथ करने वाले हैं। हम लोग पहले दिन करेंगे नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति, फिर एलसीएम एचसीएफ, महत्तम समापवर्तक में लघुत्तम समापवर्तक, भिन्न संख्याएं, दशमलव, इकाई परिवर्तन, सरलीकरण, औसत, घातांक एवं कड़ी, प्रतिशतता, लाभ व हानि, अनुपात एवं समानुपात, वर्गमूल तथा घनमूल, समय और दूरी, समय एवं कार्य, बीजीय व्यंजक, क्षेत्रफल, आयतन, ज्यामिति, घड़ी, पैटर्न, त्रिकोणमिति, बहुलक, माध्य, माध्यिका, विचरण, विचलन, प्रसार, इतने सारे टॉपिक हम लोग आपको मैथ में 1 फरवरी से कराने वाले हैं। तो जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग सब्सक्राइब कर लें, और अपनी सभी यार दोस्त मित्र रिश्तेदारों को बता दें कि द फायर स्टडी ने यूट्यूब पे बहुत तहलका मचा के रखा है, और सभी विषयों को यहाँ पढ़ाया जाएगा। पूरा टेट जो है आपको यहाँ धुआं धुआं करना है, और मैं बार बार कह रहा हूँ कि 130 नंबर आपको लाने हैं। एक कोई डायलॉग या हौफेबाजी में हम बात नहीं कर रहे हैं, हवा में बात नहीं करते हैं, हम वही क्वेश्चन कराएंगे जो आपके एग्जाम में आए हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग चैनल को द फायर स्टडी।